हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस की सेकंड वर्कशीट की बात करते हैं, मानव रोग व उपचार। तो इसमें सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन है, वो लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं उन्हें कौन से रोग की समस्या हो सकती है। देखिए, इसमें ऑप्शन है क्वाशियोरकोर, पेलेग्रा, स्कर्बी और बेरीबेरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पेलेग्रा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक एंटीपायरेटिक औषधि होती है जो विषाणु के संक्रमण के दौरान ली जाती है, शरीर के तापक्रम को बढ़ाती है, शरीर के तापमान को कम करती है, संक्रमण को मारती है। तो एंटीपायरेटिक जो औषधि होती है वो एंटीपायरेटिक औषधि बुखार के टाइम में ली जाती है, जो कि बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए काम में ली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर के तापमान को कम करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का विषाणु शरीर में कैसे प्रवेश करता है। संदूषित जल व भोजन से, दीमक के काटने से, नासिका से स्रावित होने वाला लार व अन्य पदार्थ, या मच्छर के काटने से। तो पोलियो का जो विषाणु होता है वो संदूषित जल व भोजन के प्रयोग से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसर पाइन का उपयोग किया जाता है। देखिए, रेसर पाइन क्या होता है। रेसर पाइन एक एंटी हाइपरटेंसिव, यानी कि हाइपरटेंशन का मतलब होता है बीपी का बढ़ जाना, एंटी का मतलब उसका अपोजिट, यानी कि ये जो हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड या हाइपरटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसको कम करने या उसको सही करने में काम में ले जाती है। तो हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हमारे नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो एंटी हाइपरटेंसिव जो मेडिसिन्स होती है, दवाइयाँ होती है, उनको हम तंत्र की गति को कम करने के लिए काम में लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारी धड़कन कम हो जाती है। और धड़कन के कम होने से क्या होता है, रक्त वाहिकाओं में जो बहने वाला जो रक्त है उसका जो बहाव है वो कम हो जाता है, यानी कि अधिक रक्तचाप को कम करने के लिए इन औषधियों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि, देखिए, कैंसर के अलग अलग टाइप होते हैं और उनमें से एक टाइप होता है ल्यूकेमिया। वैसे कैंसर क्या होता है, कैंसर हमारे शरीर में किसी जगह पर जब कोशिकाओं की अनियंत्रित कोशिका विभाजन अगर होने लग जाता है कोशिकाओं में, तो उस जगह एक गिठान बन जाती है, गांठ बन जाती है, एक ट्यूमर बन जाता है, और उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। तो यहाँ पे ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है, तो ये एक कैंसर है। तो वैसे तो कैंसर इसमें दो ऑप्शनों में दिया हुआ है कि मस्तिष्क का कैंसर और श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर। तो इसमें ऑप्शन में और दिए हुए हैं, विटामिन की कमी से होता है या प्रोटीन की अधिकता से। तो ये जो ल्यूकेमिया यानी कैंसर है वो विटामिन और प्रोटीन से तो होता नहीं है, तो यानी कि इसमें एक ऑप्शन ए और सी में से एक ऑप्शन होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हम जानते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस के जो बचाने के लिए उससे उसके ट्रीटमेंट के लिए जो वैक्सीन दिया जाता है वो होता है BCG। इसके बारे में आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज एन्यूरिज्म, सेकंड इज कार्डियोमायोपैथी, थर्ड इज डिप्थीरिया और लास्ट इज मायोकार्डियल स्ट्रक्चर। तो देखिए, फर्स्ट जो है एन्यूरिज्म, वो एन्यूरिज्म है आर्टरीज़ की दीवार जब कमज़ोर हो जाती है तो उस टाइम जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको हम एन्यूरिज्म बोलते हैं, ये भी हृदय से संबंधित है। कार्डियोमायोपैथी को हम साधारण भाषा में दिल का कमज़ोर होना बोलते हैं। हम बोलते हैं किसी का दिल कमज़ोर है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। डिप्थीरिया हमारे नाक और गले में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन को हम डिप्थीरिया बोलते हैं। और मायोकार्डियल, अब वैसे कार्डियक शब्द जो है वो हार्ट से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे मायो, तो ये किससे संबंधित है, हृदय से संबंधित है। केवल हृदय से कौन सी बीमारी संबंधित नहीं है, डिप्थीरिया संबंधित नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जन्मजात प्रतिरक्षा है। देखिए, जन्मजात और अर्जित दो प्रकार की प्रतिरक्षाएं होती है, जो कि एक तो जन्म से ही पैदा हो जाती है और एक अर्जित, यानी कि बाहर की दवाई वगैरह लेकर के हमको वो जो प्रतिरक्षा मिलती है उसको हम अर्जित प्रतिरक्षा बोलते हैं। तो इनमें से दो जो हैं वो जन्मजात हैं, स्वाभाविक प्रतिरक्षा और सहज प्रतिरक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। इसके बाद में
अगला जो क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी दवा श्वसन स्राव को प्री ऑपरेटिव रूप से कम करने के लिए दी जाती है? ऑप्शन है वेलियम, ऑप्शन बी है फेनर्गन, सी है एट्रोपिन सल्फेट और डी है मॉर्फिन। देखिए वेलियम जो है वो एक डायजेपाम औषधि है। डायजेपाम यानी कि ये अपने मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों में दी जाएगी। फेनर्गन जो है वो एक एलर्जी से रिलेटेड मेडिसिन होती है। मॉर्फिन एक पेन किलर के रूप में काम में ली जाती है, एनाल्जेसिक होती है। तो इसमें जो श्वसन स्राव को प्री ऑपरेटिव रूप से कम करने के लिए जो औषधि दी जाएगी वो हो जाएगी एट्रोपिन सल्फेट। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या स्पाइनल एनेस्थीसिया प्रेरण के दौरान होने वाली जटिलता है? यानी कि हम स्पाइनल एनेस्थीसिया जब देंगे तो क्या हो सकता है? हाइपोटेंशन हो सकता है, अतिताप हो सकता है, श्वास लेने में प्रॉब्लम हो सकती है या पेशाब में जलन हो सकती है। तो देखिए इसमें जब हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं तो जो हमको प्रॉब्लम होती है वो होती है हाइपोटेंशन। ठीक है, एक होती है हाइपरटेंशन, एक होती है हाइपोटेंशन। हाइपो मतलब लो, हाइपर मतलब ज़्यादा। ठीक है, तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे, और कम हो जाएगा तो उसको हम हाइपोटेंशन बोलेंगे। इसके बाद में है, रोगी में मलेरिया परजीवी सर्वोत्तम रूप में प्राप्त होता है तापमान के बढ़ने के 1 घंटे बाद, जब तापमान बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा हो, तापमान सामान्य होने के बाद, या कभी भी। तो इसमें मलेरिया परजीवी जो है वो सबसे सर्वोत्तम रूप से प्राप्त होता है जब तापमान बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा हो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, स्टोमाटाइटिस है। स्टोमाटाइटिस जो है वो ऑप्शन दिया हुआ पेट में सूजन, आंत में सूजन, गर्भाशय में सूजन या मुंह के अंदर सूजन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो स्टोमाटाइटिस जो होता है वो होता है मुंह में अल्सर या मुंह में जो सूजन हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टोमाटाइटिस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मुंह में सूजन। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, माइग्रेन से होने वाले दर्द की विशेषता होगी या सिर दर्द की विशेषता होगी? तो माइग्रेन हम जानते हैं कि एक सिर दर्द से मतलब सिर से रिलेटेड, यानी जो सिर में दर्द होता है वो प्रॉब्लम होती है। तो ये 2 प्रकार का हो सकता है, यानी कि एक तरफा भी हो सकता है और प्रस्पंदन भी हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन जो है वो सही माना जाएगा सी, यानी ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में होने वाली असंयत मूत्रता का सर्वमान्य या सर्वसामान्य कारण है? असंयत मूत्रता का मतलब होता है कि कभी कभी बच्चे जो है वो यूरिनेशन को रोक नहीं पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं असंयत मूत्रता। तो ये किस किस वजह से हो सकता है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मूत्र मार्ग के संक्रमण, स्पाइना बाइफिडा, मानसिक तनाव या मधुमेह। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा 14th नंबर पे जो क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी, यानी मानसिक तनाव। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में बार बार पेट दर्द होने का सर्व प्रमुख कारण है? जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है गोलकृमि, व्यवहारिक समस्या, अमीबा रुग्णता और जियार्डियासिस। देखिए गोलकृमि जो है ये भी बच्चों में पेट दर्द का कारण होता है, लेकिन रिपीटेटिव जो स्टमक पेन है यानी बार बार पेट दर्द होना, ये एक व्यवहारिक समस्या है, यानी हो सकता है कुछ उसने खाने पीने से रिलेटेड या और किसी प्रॉब्लम की वजह से उसके अंदर रिपीटेटिव जो स्टमक पेन है वो हो रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लेफेराइटिस किससे रिलेटेड है? ब्लेफेराइटिस किससे रिलेटेड है भाई? ब्लेफेराइटिस में क्या होता है, ब्लेफेराइटिस एक प्रॉब्लम होती है जिसमें हमारी जो पलकें होती हैं, आईलिड्स जो होती है, इनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा जो हमारी आँख के ऊपर की जो बरोनियाँ होती है, आईलैशेज होती है, इनमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो जाती है और साथ में आंसू आते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है आँख से, कान से, नाक से और मुँह से। तो ब्लेफेराइटिस किससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी? आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रेशे की सभी अवस्थाएं देखी जा सकती है। रेशे का मतलब होता है निशान जो हो जाते हैं लाल लाल। अब ये सभी अवस्थाएं कौन सी बीमारी में देखी जा सकती हैं? छोटी माता में, चेचक में, खसरा में और आंत्रज्वर में। तो रेशेस की जो ओवरऑल सभी स्टेप्स जो दिखाई देंगी, सभी स्टेज जो दिखाई देंगी वो दिखाई देंगी छोटी माता में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गुर्दे की सूजन को कहते हैं? देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, ओटाइटिस मीडिया, मेनिंजाइटिस, नेफ्रोइटिस और ग्लोसाइटिस। तो ये सभी किसी न किसी चीज़ की सूजन से रिलेटेड है। अब सूजन कब होती है? जब वहाँ पे इन्फेक्शन होता है।
तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया जो है वो कान के अंदर जो ईयर ड्रम वगैरह है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ पे जो स्वेलिंग आती है उसको हम बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। मेनिंजाइटिस जो है वो ब्रेन की जो मेम्ब्रेन्स होती है हमारे मस्तिष्क के ऊपर, जो मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाली जो झिल्लियाँ होती है, उसको आवरण बनाने वाली जो झिल्लियाँ होती है, उनके अंदर जब सूजन हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। हमारी जो जीभ है, टंग है, उसके अंदर अगर स्वेलिंग आ जाती है, उसके अंदर सूजन आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं ग्लोसाइटिस। और किडनी में अगर सूजन आ जाती है यानी गुर्दे में अगर सूजन आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं नेफ्रोइटिस। नेफ्रोइटिस नेफ्रॉन से शब्द बना हुआ है, नेफ्रॉन किडनी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो गुर्दे की सूजन को हम क्या बोलेंगे? नेफ्रोइटिस बोलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमे की बीमारी में मरीज को अधिकतर होता है। तो दमे की बीमारी में हम सभी जानते हैं कि दमे में क्या होता है, ना तो बुखार, खांसी, उल्टी और सांस लेने में तकलीफ़। तो सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है वो होता है सांस लेने में तकलीफ़। अगला क्वेश्चन है, सूतिकावस्था के दौरान संक्रमण की सबसे सामान्य जगह कौन सी है? देखिए, सूतिकावस्था क्या होती है? ये स्त्री की वो अवस्था होती है जिसमें वो गर्भवती होती है। तो इस कंडीशन में जो एम्ब्रियो है यानी जो भ्रूण है वो माता के शरीर से अपरा यानी प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। तो संक्रमण की इस टाइम सबसे ज़्यादा होने की संभावना जो होती है वो होती है अपरा में। अपरा का मतलब प्लेसेंटा। एपिजियोटोमी घाव, अपरा स्थल, योनि वक्रता और ग्रेव वक्रता, तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा अपरा स्थल। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेमोफीलिया और वर्णांधता रोग है। तो ये दोनों ही जो रोग हैं वो आनुवांशिकता से रिलेटेड हैं, यानी आनुवांशिक बीमारियां हैं। उपार्जित, संक्रामक, ये संक्रामक और संक्रामक दो बार है, तो इसमें एक तो है असंक्रामक और एक है संक्रामक। तो आंसर हो जाएगा इसका आनुवांशिक विकार। इसके बाद में अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम, विब्रोटैक्टाइल मदद का उपयोग छात्रों के लिए किया जाता है। तो ऐसे छात्र जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं उन छात्रों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विब्रोटैक्टाइल हेल्प का यूज़ करते हैं। गूंगे, बहरे, अंधे छात्रों के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता, उनके लिए दूसरी टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, फील पाँव निम्न में से किसके कारण होता है? देखिए, फील पाँव को हाथी पाँव भी बोलते हैं, एलिफेंटियासिस। तो ये जो है वो नॉर्मली ब्यूचेरिया ब्रैंकोटाइप नाम के एक वर्म की वजह से यानी कीड़े की वजह से होता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कीड़े, मच्छर, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा कीड़े की वजह से। अगला क्वेश्चन है, शंभू एक झोपड़पट्टी में रहता है जहाँ पीने का पानी सामान्यतः दूषित हो जाता है और उसे जैसी बीमारियां होने की प्रवणता या संभावना है। कौन सी बीमारी गंदे पानी से हो सकती है? खसरा, क्षय रोग, चेचक, टाइफाइड और कोलेरा। तो जो कॉमन जो डिजीज़ है जो पोल्यूटेड वाटर यानी प्रदूषित जल को पीने से होती है वो होती है टाइफाइड और कोलेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में जलन का कारण है। भाई, पेट में जलन क्यों होगी? पेट में जलन होगी जब इंडाइजेशन हो जाएगा, अपचन हो जाएगा। इंडाइजेशन से क्या होगा? एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, अम्लता बढ़ जाएगी, अम्लता हो जाएगी। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इंडाइजेशन यानी कि अपच। अब इसमें अम्ल बढ़ जाता है तो अम्ल को उदासीन करने के लिए क्या दिया जाता है? प्रति अम्ल दिया जाता है, एंटासिड दिया जाता है, जैसे कि इनो वगैरह हम काम में लेते हैं। और सामान्यतः इसमें जो प्रति अम्ल दिया जाता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका हम लिखे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MgOH होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको प्रति अम्ल के रूप में हम लिया काम में लेंगे। तो इसका आंसर होगा पेट में जलन का कारण होगा क्या होगा? अपच। इसके बाद नेक्स्ट है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए, एफ्लाटॉक्सिन क्या होता है? विशेष प्रकार के फफूंदों से स्रावित होने वाला जो रसायन होता है उसको हम बोलते हैं एफ्लाटॉक्सिन। तो ये फूड पॉइजनिंग के लिए यानी खाद्य विषाक्तता के लिए जिम्मेदार होता है। तो एफ्लाटॉक्सिन से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? ये हम जानते हैं कि डाइजेशन में इनमें से जो सबसे ज़्यादा काम करता है वो यकृत ही करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया एक प्रतीक है, यानी कि पीलिया किस चीज़ से रिलेटेड बीमारी है?
ब्रक की बीमारी है, यकृत की बीमारी है, अग्नाशय की बीमारी है या थायराइड की बीमारी है। तो पीलिया किससे रिलेटेड है? यकृत से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनेन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग में ली जाती है? यानी कुनेन तो हम काम में लेते ही हैं, कुनेन के अलावा इनमें से कौन सा काम में ले सकते हैं? ऑर्टीथर है या ग्लेस, ल्यूटिविट या सिनेरेरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सिनेरेरिया। नेक्स्ट है, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? देखिए, जीका वायरस एक मच्छर से पैदा होने वाला वायरस है और ये वायरस जो होता है वो हमारे मस्तिष्क में जाकर के हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन है इसमें पैर, हृदय, गुर्दा और दिमाग, यानी कि किसको प्रभावित करेगा? दिमाग को प्रभावित करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, एंजियोप्लास्टी साफ करने की एक प्रक्रिया है। एंजियोप्लास्टी जो है वो हमारे हृदय की जो धमनियां हैं उनमें जब कचरा इकट्ठा हो जाता है या कुछ ऐसी चीज़ें इकट्ठा हो जाती है जो कि रक्त के बहाव को प्रभावित करती है, उनको दूर करने के लिए एंजियोप्लास्टी की जाती है। या फिर हमारी हृदय की धमनियाँ सिकुड़ जाती है तो उनको सही करने के लिए हम एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन है, पित्त अश्मरी को, मस्तिष्क के अर्बुद को, अवरुद्ध हृदय धमनियों को या फुफ्फुस की रुकावट को। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा अवरुद्ध हृदय धमनियों को साफ करने की एक प्रक्रिया है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा कीटवाहक रोग नहीं है? यानी कि इनमें से सब कौन सा रोग नहीं है जो कीट से फैलता हो? काला आजार, बेरीबेरी, मलेरिया और प्लेग। देखिए, काला आजार जो है वो सैंड फ्लाई से होता है, मलेरिया आप जानते हो फीमेल एनोफ्लीज फैलाता है, प्लेग जो है वो चूहों या पिस्सुओं से फैलता है, बेरीबेरी एक ऐसा रोग है जो कीटवाहक रोग नहीं है, विटामिन B1 की कमी से होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में से कौन ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? तो हम पढ़ चुके हैं कि ल्यूकेमिया श्वेत रक्त कणिकाओं में होने वाला कैंसर है, यानी कि विशेषतः किसको प्रभावित करता है? रक्त को प्रभावित करता है। तो इसमें ऑप्शन है रक्त, फुफ्फुस, नेत्र और तंत्रिका। तो आंसर हो जाएगा रक्त। अगला क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, मानव शरीर में निम्न में से क्या सूंखड़ी या रिकेट्स से संबंधित होता है? तो रिकेट्स से संबंधित, रिकेट्स का मतलब हड्डियों से संबंधित होगा। तो आंसर ऑप्शन दिया हुआ इसमें अस्थियां, ऊतक, पेशियां और रक्त। तो आंसर हो जाएगा अस्थियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप में उच्चतम बिंदु अथवा रक्तचाप का उच्च पाठ्यांक कहलाता है। देखिए, उच्च पाठ्यांक और निम्न पाठ्यांक। उच्च पाठ्यांक होता है मतलब रक्त दाब जो होता है वो सामान्यतः कम और ज़्यादा कितना होना चाहिए, उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु। तो रक्त दाब में उच्चतम बिंदु होता है 120 mm/Hg और निम्नतम बिंदु होता है 80 mm/Hg। तो रक्त दाब में उच्चतम जो पाठ्यांक होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर यानी सिस्टोलिक दाब, और निम्नतम जो पाठ्यांक होता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टोलिक दाब। कितना होता है रक्त दाब? 120/80। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक डिमेंशिया का लक्षण है। तो डिमेंशिया में हाथों में ऐंठन होती है या पक्षाघात होता है या सुस्ती होती है या स्मृति में हानि होती है। तो डिमेंशिया में क्या होता है? स्मृति में हानि होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर की कीमोथेरेपी का दुष्प्रभाव है? तो ये हम जानते भी और हमने देखा भी होगा कि अगर कीमोथेरेपी करवाते हैं तो ज़्यादा से जो इफेक्ट पड़ता है वो बालों पर पड़ता है, बाल झड़ जाते हैं। तो ऑप्शन इसमें है मलेरिया, बाल झड़ना, मलेरिया, बाल उगना, टाइफाइड और बाल झड़ना। तो ये हो जाएगा बालों का झड़ना। अगला क्वेश्चन है, म्यूकर या फफूंद में पोषण होगा। देखिए, म्यूकर फफूंद में वैसे तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, लेकिन ये किसके अंदर आता है? प्राणी संभोजी में आता है सभी प्रकार के न्यूट्रिशन या जो है वो। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा प्राणी संभोजी। टीकाकरण के द्वारा कौन सा रोग विश्व से ही दूर कर दिया गया है? टाइफाइड, मलेरिया, चेचक और टीबी। तो इसका आंसर हो जाएगा चेचक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु अपशिष्टों से उत्पन्न होने वाले उच्च ऊर्जा विकिरण के कारण हो सकता है। देखिए,
परमाणु अपशिष्टों से उत्पन्न होने वाले जो उच्च ऊर्जा विकिरण हैं उनके कारण क्या हो सकता है? उनके कारण ल्यूकेमिया हो सकता है, या हार्ट अटैक हो सकता है, या डायबिटीज़ हो सकती है, मोतियाबिंद हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ल्यूकेमिया। और लास्ट क्वेश्चन है, अयस्कता एक बीमारी है जो कि धूल के अभिश्वसन से पैदा होती है, यानी किसकी धूल अगर हम श्वसन में लें तो उससे अयस्कता हो जाए। अयस्कता को हम सिडेरोसिस बोलते हैं, इसको वेल्डर्स डिजीज़ के नाम से भी बोलते हैं, या वेल्डर्स लंग्स के नाम से भी बोलते हैं। तो ये कोयला, सिलिका, लोहा या मैग्जोन तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ये आयरन, यानी लोहे की धूल को अगर हम अभिशोषण में लेंगे तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? अयस्कता हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी सीट कंप्लीट है। उसके बाद में नेक्स्ट टर्न पे अगली सीट देखेंगे।